आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि CPI क्या है, WPI क्या है और IIPI क्या है। बात समझे? यदि ऑन द सेम टाइम नोट्स बना सकते हो तो इससे बेस्ट क्या कुछ नहीं हो सकता है। कोर पॉइंट वहाँ पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा, समझे? तो इसमें सबसे हम लोग पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये WPI कितना बार चेंज हुआ है। कोई भी स्टूडेंट भी एक बार WPI ठीक से समझ गया तो ऑटोमेटिकली वो CPI भी समझ जाएगा, या कोई CPI समझ गया तो WPI भी समझ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? जब एक बार कोई भी टॉपिक समझ जाओगे तो तुम IIP भी समझ जाओगे ये क्या है, क्या ये सब चीज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल तरीके से पहले बताता हूँ मैं CSO, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस हैं। क्यों इंपॉर्टेंट ऑफिस हैं? क्योंकि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बहुत सारे चीज़ रिलीज़ करते हैं। बात समझे? अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। और जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, ये तुम्हारा जैसे 8 कोर इंडस्ट्री हुआ, CPI हुआ और WPI हुआ, ये सब रिलीज़ करता है यही इंडस्ट्री सब, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। इसको हम कहें ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के अंदर आता है। तो समझते हैं चीज़ों को यहाँ से। देखो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा देख लो। द गवर्नमेंट पीरियडिकली रिव्यूज़ एंड रिवाइज द बेस ईयर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सरकार हमेशा क्या करती है, बढ़िया से खोल के बैठ जाइए वहाँ पे, आगे नहीं देखना है, एक एक चीज़ समझना है। आगे देखने के चक्कर में मेन ही खत्म हो जाएगा। एक बात समझो कि जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स? रमानंद जी, इन्फ्लेशन, GDP ग्रोथ, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। इससे पता चलता है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसका स्थिति कैसा है। देखिए, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो होता है, MICRO, ठीक है। वो हमारा सिविल सर्विस से रिलेटेड नहीं है। हमारा सिविल सर्विस से जो रिलेटेड है वो MACRO है, मैक्रो। तो देखिए वहीं पे लिखा है, इसलिए लिखा गया है कि गवर्नमेंट पीरियडिकली रिव्यू करती है और रिवाइज भी करती है बेस ईयर रिवाइज करने के लिए, मतलब करना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम यदि पुराना चीज़ के हिसाब से चले तो अभी मैच नहीं कर पाता है। हम यही बात कह रहे थे, जैसे हम 2011 और 12 का जो सर्वे लेके हम CPI को हम प्रस्तुत करते हैं, वो कितना एनोमली है, उसमें लूफॉल्स है। इसलिए कोशिश सरकार का यही रहता है कि बेस ईयर को भी रिवाइज करें। यही रीज़न है कि WPI को और IIP को उसका बेस ईयर को शिफ्ट किया गया है 2004 और 5 से 2011-12, जो हम लोग बात करते थे। इट इज़ ऑल अबाउट WPI एंड योर IIP, WPI एंड IIP। और 2011 और 12 के कॉन्टेक्स्ट से हम GDP भी देखते हैं। GDP जो देखते हैं, GDP का जो हमारा अभी जो आता है वो भी हम 2011 और 12 के रेफरेंस से ही देखते हैं, जो बोलते हैं कि रियल GDP कितना है, नॉमिनल GDP कितना है। रियल GDP मतलब इन्फ्लेशन को घटा के, क्या बोले, 16-17 में चेंज करके पुराना बेस ईयर लाया ना, वो 11-12 का बेस ईयर लाया है। गो एंड चेक, यही तो बात उस दिन किए थे ना हम लोग। हाँ बिल्कुल, 16-17 में डेवलपमेंट ये हुआ कि 2004 और 5 वाला को शिफ्ट करके 11-12 को लिया गया है। ये चीज़ हुआ था जिस पे हम लोग बात कर चुके थे पिछले क्लास में कभी। तो देखो यहाँ पे समझो, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना। देखो जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे सभी चीज़ लिखा गया है। द गवर्नमेंट पीरियडिकली रिव्यूज़ एंड रिवाइजेज द बेस ईयर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। समझ गए ना? ये रेगुलर एक्सरसाइज है ताकि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है इकोनॉमी में जो हो रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए, उसको पता करने के लिए है क्या हो क्या रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है, समझे? सेकेंड, इट इज़ विद अ व्यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी, कवरेज एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। बोला ये हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि क्वालिटी बढ़ाने के लिए, है ना। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है GDP ग्रोथ में? क्वालिटी, कवरेज, क्योंकि हम कवरेज करेंगे। हो सकता है कि पहले जो पार्ले जी बिस्कुट खाते थे, आप आजकल पार्ले जी नहीं खाते हैं, कुछ दूसरा कुछ खाते हैं, तो उसको कवर करने की ज़रूरत है कि नहीं? क्योंकि आदमी का प्रेफरेंस बदल चुका है। तभी ना पता लगा कि आदमी पैसा कहाँ पे खर्च कर रहा है ज़्यादा और कैसे इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये कवरेज भी अभी देखेंगे हम लोग कि WPI में कवरेज कैसे चेंज किया गया है, कौन से आइटम को हटाया गया, कौन सा आइटम को ऐड किया गया है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टू इम्प्रूव द क्वालिटी, कवरेज एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन जाएगा वहाँ? कितना आर्टिकल्स कितना रिप्रेजेंट करता है, ट्रू पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। बात समझे? अकॉर्डिंगली दोनों ही WPI एज वेल एज IIP, इंडेक्स ऑफ योर तुम्हारा इंडस्ट्री प्रोडक्शन, बेस ईयर्स वर ब्रॉट अप टू 2011-12 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 4 and 5। समझ गए ना? यही कारण है कि जो 4 और 5 का जो बेस ईयर हम लोग चल रहे थे लंबा समय तक,
ये 2017 का एडिटोरियल है, मैं बता देता हूँ। मैं 2000 का जो 17 का एडिटोरियल है वो लगातार अभी तक भी लागू होता है ये चीज़, इसलिए अभी भी पढ़ाएंगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वही चल रहा है। 2017 में जो लाया गया चीज़, मैं रिपीट करता हूँ, वही चीज़ कंटिन्यू हो रहा है जो मैंने बोला है आपको। पहले 2004 और 5 के हिसाब से चलते थे, उसको हम रिवाइज करके 11-12 रेफरेंस लिए और ये घटना 2017 में होता है। समझे ना बात को? तो वही कहा गया वहाँ पे कि हम WPI और IIP का बेस ईयर चेंज करते हैं। दिस अलाइन विद द अदर इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक लाइक द GDP एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझ में आ गया ना आपको? तो क्या हम तो पहले ही बोल दिए थे, हम क्योंकि हम अलाइन करना चाहते थे, क्योंकि हम GDP और CPI हम 2011-12 के हिसाब से ले रहे थे और ये हम 2004 और 5 के हिसाब से ले रहे थे, तो दोनों मिसमैनेज हो जा रहा था, ठीक से अलाइन नहीं कर पा रहा था। यही कारण है कि हम क्या किए, WPI एज वेल एज IIP को क्या किए, साथ में मर्ज कर दिए 11-12। तो अब जितने भी तुम्हारा जो मैक्सिमम जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है उसका बेस ईयर जो है क्या है, ये तुम्हारा 2011 और 12। समझे रवाना जी क्या बोल रहे हैं? 2011 और 12 एक एक चीज समझना होगा। आगे देखो, तो इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखो, थोड़ा और हिस्ट्री जानो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स सीरीज इन इंडिया हैज़ अंडरगॉन 6 रिवीजन। 6 बार इसको रिवाइज किया गया है 52 के बाद। 52 और 53 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बाद ये छठा बार ये जो हुआ है 2017 में, ये छठा बार है। यानी कि ये भी आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है UPSC में कि WPI को कितना बार रिवाइज किया गया है? 6 बार रिवीजन हुआ है। ओके, नंबर 1 पॉइंट। और जो करंट सीरीज है वही तुम्हारा क्या है, 7th सीरीज है। समझे ना? ये 7 यानी कि 6 बार हो चुका है और ये तुम्हारा क्या है, 7th सीरीज है, 7th रिवीजन है, तो यही कंटिन्यू रहेगा। इट नॉट ओनली, ये केवल बेस ईयर शिफ्ट नहीं किया है, उसमें कुछ आइटम का वेटेज भी चेंज किया है और आइटम भी चेंज किया है। आइटम का वेटेज मतलब क्या है कि 24%, अब वो 24% कम करके 22 कर देना हुआ, पहले जो 40 था वो कम करके 35 कर देना, ये होता है वेटेज। और गुड्स का मतलब क्या है कि पहले पार्ले जी था, अब पार्ले जी ना दे के हम टाइगर बिस्किट दे रहे हैं, तो ये गुड्स चेंज करना हुआ। समझ गए ना? जब हम WPI का बात करते हैं तो उस दिन कल हम बता रहे थे कि WPI में सर्विस वाला एलिमेंट नहीं आता है, बस CPI में सर्विस वाला एलिमेंट आता है। ये भी समझना होगा आज के क्लास में कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो देखते हैं उसमें 40% सर्विस वाला आता है। ये सर्विस का मतलब क्या होता है? क्योंकि जितना भी चीज़ है, चाहे WPI में हो चाहे इसमें हो, ये गुड्स और सर्विस पे ही टिका हुआ है। दोनों बात समझ रहे हो ना? गुड्स और सर्विस पे ही टिका हुआ। तो यहाँ समझने का कोशिश करो कि ये केवल बेस ईयर ही शिफ्ट नहीं किया गया है, इट ऑल्सो चेंजेस द बास्केट ऑफ कमोडिटीज। समझ गया ना? कमोडिटीज का बास्केट भी चेंज किया है एज वेल एज न्यू वेट टू द कमोडिटी, और नया वेट भी डाला, वेटेज भी अलग अलग डाला गया है कि नाउ दिस टाइम 22% फ्रॉम 24%, दिस टाइम 35% फ्रॉम 40%, इस तरह। समझे ना बात को? इट इज़ डन एज पर द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ डूइंग रिवीजन ऑन द एडवाइस ऑफ वर्किंग ग्रुप। जो भी वर्किंग ग्रुप है उसने एडवाइस दिया कि नहीं आप ऐसा करो, क्योंकि लोगों का प्रेफरेंस बदल चुका है। जब क्योंकि रिव्यू होता है, हमने पहला ही स्लाइड बोला कि रिव्यू होता है, पीरियडिकली रिव्यू किया जाता है। पीरियडिकली बोलना गलत होगा, मगर रिव्यू किया जाता है इसको। हाँ, पीरियडिकली सही है, पीरियडिकली मतलब 1 साल का नहीं है। आप एक कंटिन्यू बैठते हैं, फिर रिव्यू करते देखते कि अच्छा प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो चलो ठीक है इसका वेटेज चेंज कर दो। तो ये हम इसलिए करते ताकि मैक्रो इकोनॉमी का जो ट्रू पिक्चर है वो हम ठीक से ट्रैक कर सके। बात समझ में आया ना? देखो यहाँ पे द वर्किंग ग्रुप क्या है, इन दिस केस वॉज लेड बाय डॉक्टर सुमित्रन चौधरी। ये जो उस समय का 2017 में था, वो उस समय का प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि यस यू हैव टू चेंज द बास्केट, आपको चेंज करना होगा, उसका वेटेज चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जाके WPI और IIP का बहुत सारा बास्केट भी चेंज किया गया है। समझे बात को? नाउ अभी जो न्यू सीरीज ऑफ बेस क्या है तुम्हारा, इसका जो इंडेक्स है 100 है। एक इंडेक्स 100 लिया आता है, अब 100 से ऊपर बढ़ा है इसका मतलब ग्रोथ है, 100 से नीचे गया इसका मतलब क्या है, आपका ग्रोथ नहीं, आपका ठीक नेगेटिव ग्रोथ हो गया। समझ गए ना बात को? तो ये चीज़ है। अब हम समझेंगे यहाँ पे तो WPI न्यू सीरीज, इसमें मेजर हाइलाइट्स देख लो कि क्या क्या नए हाइलाइट्स है। इसमें यदि हम बात करें कि 3 मेजर ग्रुप्स, इसमें 3 ग्रुप्स हैं। एक प्राइमरी आर्टिकल्स से समझना है, एक चीज़ समझना है इसमें। एक प्राइमरी आर्टिकल्स है, एक फ्यूल और पावर है, और एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है। यही मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट 64% है जो कल बताए थे क्लास में, यही 64% है। और वहीं उसी समय रिवाइज हुआ था ये। बात समझे ना? इसको चलेंगे, अभी देखेंगे इसमें कि कौन सा प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, सब चीज़ हम जानेंगे। उसका बाद फ्यूल एंड पावर में भी क्या क्या चीज़ होता है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में भी क्या क्या चीज़ होता है, तो विल ट्राई टू सी एवरीथिंग। अब देखिए जो अपडेटेड आइटम बास्केट है, जो नए चीज़ इसमें डाले गए हैं, ठीक है, कन्फर्म टू द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। जो 2011-12 में जिस हिसाब से हमारा इकोनॉमी चल रहा था, अर्थव्यवस्था, उसके कंसोनेंस इसमें डाला गया।
तो हम 2011-12 का लेने का मतलब ही तो यही हुआ कि उस समय का जो स्ट्रक्चर होगा वो इसमें प्रेजेंट होगा, और वही चीज़ अभी तक हम 2021-22 में चल रहे थे। यही तो कल का एडिटोरियल में हमारा जो बात हम जो रखे थे कि जो उस समय का जो कंजम्पशन होगा और अभी का जो कंजम्पशन होगा डिफरेंट है। एक तो कोविड-19 आ गया तो लोगों का जो प्रेफरेंस चेंज हो गया होगा, 10 साल पहले जो था अभी डिफरेंट हो गया होगा। यही कारण है कि वो लेना गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि 2017-18 में सर्वे करवाया गया था, वो पब्लिक डोमेन में नहीं छोड़ा गया है, गवर्नमेंट का अपना ही दलील था। बात समझे ना? इसलिए 10 साल पुराना जो चीज़ हो जाता है उसमें बहुत चेंजेस आ जाता है। स्पेशली जो पिछले साल कोविड-19 हुआ है, लंबा 1.5-2 साल तक चला है, इसने पूरा चेंज कर दिया लोगों का प्रेफरेंस, समझे ना, पूरी तरीके से चेंज कर दिया। तो मैं इसमें समझने का प्रयास करो, मैंने ये चीज़ कहाँ से जोड़ा है कि जो अभी जो आइटम उस समय 2017 में जो हुआ था और IIP का चेंज किया गया और तुम्हारा जो WPI का चेंज किया गया, उस समय 2011 और 12 का जो मौजूदा जो हालात था इकोनॉमी का, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया, क्योंकि 11-12 मतलब क्या बेस ईयर हुआ तो उसका ट्रू पिक्चर दिखाएगा ना उस साल का। उसमें देखो इसने आइटम्स कितना बढ़ाया है, इसमें 6 पहले तुम्हारा 2004 और 5 में तुम्हारा जो आइटम्स था 676 था, उसको बढ़ा के 697 कर दिया। हम कह सकते हैं कि लूजली 700 आइटम्स हैं, समझ गए ना। WPI को ट्रैक करने के लिए 700 आइटम्स है लगभग, तो यानी कि कुछ नंबर ऑफ आइटम्स और ऐड किए गए हैं वहाँ पे। इन ऑल 199, आप देखिए ऑल टुगेदर देखिएगा तो 199 नया आइटम जोड़ा गया और 146 ओल्ड आइटम्स को हटा दिया गया। क्यों? ओवर द पीरियड आपका हो गया, चेंज हो गया लोगों का प्रेफरेंस, तो 166 हटा दिया गया और 199 ऐड कर दिया गया, और ऑल टुगेदर कितना हो गया? 697 हो गया। समझ गया ना बात को? तो देखो द न्यू सीरीज इज मोर रिप्रेजेंटेटिव, अभी जो बहुत रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल देखो इसमें, द न्यू सीरीज इज अ मोर रिप्रेजेंटेटिव विथ इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ कोटेशंस फ्रॉम 548 टू द, इसमें जो यदि हम इंडिविजुअल बात करें, ये चलो आइटम्स है तो बात करें कि 52% का इंक्रीज है, यानी कि हम इंडिविजुअल सब डिवीजन करके जाए, प्रोडक्ट सब देखें और भी देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। यानी कि कोशिश यही रहा कि न्यू सीरीज में कम्प्रहेंसिव बनाने का, सिंपल यही बोलने का तरीका है कि जितना कम्प्रहेंसिव बनाएंगे उतना ही हम माइक्रो इकोनॉमी को ठीक से ट्रैक कर पाएंगे, समझे ना। तो यही तुम्हारा WPI सीरीज कौन रिलीज करता है? तो वही ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, जो बगल में दिया गया है ऑफिस आपका, समझे ना। WPI हो, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, WPI हो या CPI हो, ये दोनों, या फिर कोर इंडस्ट्री हो। कोर इंडस्ट्री मतलब जो 8 सेक्टर है हमारा, जो 8 इंडस्ट्री, उसको कोर इंडस्ट्री कहते हैं। जो कोर इंडस्ट्री का वही चीज़ IIP में जोड़ा भी जाता है। IIP में लगभग 52% वेटेज होता है कोर इंडस्ट्री का। कोर इंडस्ट्री हमारे कंट्री में 8 है, मैं बता देना चाहता हूँ। ये तीनों चीज़ CPI हो, WPI हो और कोर इंडस्ट्री वाला जो इंडेक्स होता है, ये सभी तीनों रिलीज करने वाला जो संस्था है उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, समझे बात को। और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? देखो पहले 2016-17 में इस तरह का सवाल पूछा जाता था पहले, अभी ट्रेंड चेंज हो गया है कि नहीं है? पहले पूछा जाता था ना कि GDP कौन रिलीज करता है, समझ रहे हो ना। तो वही तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, समझ गए ना। तो अब इसमें देखते 3 चीज़ कि जो नया फीचर है WPI का 2011 और 12 का, इसमें 3 अलग अलग चीज़ है। तो पहले नंबर 1 देखो, एक पॉइंट देखना है, एक पॉइंट अच्छे से देखना है। इट डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो WPI का मतलब क्या होता है, अभी छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ रहे हैं, अभी छोड़ दीजिए, रहिए शांति। WPI देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस से समझो ना। होलसेल मतलब प्रोडक्शन, जो कंज्यूमर को पहुंचा नहीं वो होलसेल में पहुंच रहा है, वो प्रोडक्शन है। चूंकि दिक्कत ना हो कोई चीज़ को लेके, कोई चीज़ को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं उस समय, जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो वैल्यू है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो इफेक्ट है वो हटा देते हैं WPI से। अदरवाइज यदि हम इनडायरेक्ट टैक्स का बात करेंगे ना WPI में, तो कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए जो नो इनडायरेक्ट टैक्स, WPI में कोई इनडायरेक्ट टैक्स का बात नहीं होता है, यहाँ पे केवल डायरेक्ट टैक्स का बात करते हैं, कोई सर्विस का बात नहीं होता है, केवल दूसरा चीज़ का बात होता है जो हम देखेंगे। तो बात समझे ना, यहाँ पे वहाँ पे लिखा गया, देखिए नो इनडायरेक्ट टैक्स, एक चीज़ देखिए ना जो हम पढ़ा रहे उसी हिसाब देखिए, बाद में आप देख सकते हैं। नो इनडायरेक्ट टैक्स, इट डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ गए ना, ये क्या रीजन है इसके पीछे? दिस इज टू रिमूव द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। जो फिजिकल पॉलिसी जो सरकार लेके आ रही है, हाँ, वित्त मंत्री जो लेके आ रही है, जो लिक्विडिटी छोड़ रही है, उसका गलत असर पड़ सकता है। आई मीन कैलकुलेशन करने वक्त तो कुछ लूप फॉल्स आ सकता है, इसलिए हम इनडायरेक्ट टैक्स का हम क्या करते हैं वहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। समझो बोगस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं?
यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दिस इज इन कॉन्सोनेंस विद द इंटरनल प्रैक्टिस, इंटरनेशनल प्रैक्टिस। जो बाहर में भी WPI को, WPI का नाम दूसरा है वहाँ पे, इंडिया में WPI कहा जाता है, वहाँ पे दूसरा ही कहा जाता है, ठीक है। इंडिया नोमेनक्लेचर डिफरेंट हो सकता है, मगर वहाँ का यदि WPI का भी ट्रैक आउट करने का सेम तरीका है, वहाँ पे भी इंडायरेक्ट टैक्स को ऐड नहीं किया जाता है। ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस के साथ हम भी इंडिया में फॉलो करते हैं। दिस विल मेक द न्यू WPI कंसेप्चुअली क्लोजर टू द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। देखो बोले ना, यही प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वहाँ पे है। बाहर इंटरनेशनल प्रैक्टिस में WPI भारत में कहा जाता है, बाहर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। बात समझे ना? तो यानी कि इंटरनेशनल तौर तरीका हम फॉलो करके WPI को लाते हैं भारत में। अब नंबर 1 क्या पॉइंट हुआ इसमें कि नो इंडायरेक्ट टैक्स। इंडायरेक्ट टैक्स हम नहीं जोड़ते हैं, समझ लीजिए। बाद में फिर दिमाग लगा कर बोलना है, आंसर पूछ सकता है ये आपको यहाँ पे। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, CPI में होता है कि नहीं होता है? CPI में सब होता है, डीजल है, पेट्रोल है, फूड और फ्यूल है कि नहीं है? तो बात समझना होगा, ये भी डिफरेंस है WPI CPI में, कि WPI में इंडायरेक्ट टैक्स का हम ऐड नहीं करते हैं। ओके, दूसरा देखो WPI फूड इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक जो बेसिक डिफरेंस है CPI और WPI में, एक फूड इंडेक्स को लेके भी है, इसमें मात्र 24% होता है। WPI में जो प्राइमरी आइटम्स बताए थे ना, जो प्राइमरी आइटम जो बताए थे, वो प्राइमरी आइटम्स में ही आपका बताएगा अभी क्या क्या एग्जाम, ड्यूरेबल हो सकता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, उसको भी डिफ्रेंशिएट करके बताया है इस एडिटोरियल में। आप ये समझिए कि फूड वाला जो एलिमेंट है होलसेल प्राइस इंडेक्स में मात्र 24% है। कितना है? 24% है। मगर जब CPI का बात करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बात करेंगे, तो लगभग 45 to 46 है। डबल है कि नहीं है? इसलिए एसोसिएशन नहीं है, इसलिए जो फूड पे जो आपका इन्फ्लेशन आता है वो एक्चुअल में काफी हद तक ट्रैक कर पाता है CPI। यही कारण है रमानंद जी, बात समझना होगा, यही कारण है कि जब RBI अपना जब मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है तो वो WPI को नहीं देखती है, वो किसको देखती है? CPI को देखती है, क्योंकि CPI फूड का ज्यादा बास्केट को कवर करता है। बात समझिए, क्योंकि वो 45% कवर कर रहा है। मगर उसके बावजूद भी एक साल पहले एक एडिटोरियल चल रहा था, बहुत सारा एडिटोरियल चल रहा था कि अब तो इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है 4 + -2 वो CPI के बेस्ड भी नहीं रहा है, क्योंकि लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना कोर वैल्यू क्या बोल रहे हैं अंदर का? तो इसलिए WPI और CPI में अंतर है, क्योंकि WPI मात्र 24% आपका फूड को कवर करता है, ये उसका वो डबल कर रहा है। तो समझ रहे हैं, पिक्चर अलग है, क्योंकि फूड ही ऐसा चीज है जो लगातार चेंज होते रहता है लोगों का। उसके बाद जो कल का एडिटोरियल था मैं जोड़ना चाहूंगा उसमें, कल का एडिटोरियल ये बोला कि चलो ठीक है, एक साल में तो लोगों का चेंज हो गया, लैपटॉप आने लगा लोगों के पास, मोबाइल फोन आने लगा लोगों के पास, चेंज हो गया प्रेफरेंस। कहाँ जोड़े हो तुम उसको? वो तो आप नहीं जोड़े हैं, और कई चीज़ तो दब गया, कई चीज़ तो हमारा प्रेफरेंस ही चेंज हो गया। तो वो चीज़ हमारा ट्रू पिक्चर अब CPI में नहीं दिखता है। बस सिंपल सी बात है, यानी कि ओवर द पीरियड सब चीज़ चेंज होते रहता है। तो वहाँ पे समझिए इस बात को 2 में बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए, दिस इज विद अ व्यू टू कैप्चर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन फूड आइटम्स। ये जो हम WPI फूड इंडेक्स का इसलिए बात करते हैं, हम WPI में फूड इंडेक्स का इसलिए बात करते हैं कि एज अ होल से प्रोडक्शन लेवल पे फूड का क्या इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है। हम प्रोडक्शन लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे नहीं बोल रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल पे कितना प्रोड्यूस करे, जो खेत में प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन लेवल पे फूड में कितना चेंजेस आ रहा है। मगर दिक्कत वाली बात है कि ये केवल 24 या 25% ही ट्रैक कर पाता है, मतलब उतना वेटेज है उसके अंदर। नंबर 1, इट इज अ बाय कंबाइनिंग द फूड आर्टिकल्स अंडर प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स अंडर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। समझे ना, ये कैसे होता है? तो हम फूड प्रोडक्ट्स को, फूड आर्टिकल्स को हम कहाँ पे रख देते हैं? प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर। अभी दिखाएंगे प्राइमरी आर्टिकल्स क्या होता है। और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, बात समझे, एक फूड आर्टिकल है, एक फूड प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स को हम मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के अंदर रख देते हैं। अब उसके अंदर रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम फूड का जो एलिमेंट है वो हम कवर कर रहे हैं। मैं जो फूड का जो आइटम कवर करता हूँ, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, मात्र 24% है। यही अंतर है WPI और CPI में, सबसे बड़ा यही अंतर है कि कितना बास्केट कितना कवर कर रहा है। टुगेदर विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज बाय, जैसे कहा मैंने CSO, दिस वुड हेल्प मॉनिटर द प्राइस सिचुएशन ऑफ फूड आइटम्स बेटर। बोला है कि टुगेदर विद द प्राइस फूड, जैसे कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो रिलीज करता है CSO, इससे पता चलता है कि सिचुएशन क्या है फूड आइटम्स का, क्या कौन सा फूड आइटम ज़्यादा लिया जा रहा है, कौन सा लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, एंड सो ऑन। अब एक है थर्ड फैक्टर जो है डायनेमिक रिव्यू प्रोसेस, क्योंकि आदमी का फूड प्रेफरेंस चेंज होते रहता है, आदमी का कपड़ा खरीदने का तरीका डिफरेंट होता है, ओवर द पीरियड चेंज होते रहता है। इसलिए
एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाई लेवल टेक्निकल रिव्यू कमेटी भी बैठेगी और वो बार बार देखेगी कि लोगों का प्रेफरेंस कैसे चेंज हो रहा है। यदि लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो जा रहा है, यस यू हैव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स। जैसे आरबीआई कहते हैं ना कि 4 से ऊपर गया या नीचे गया तो लेटर लिख के देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ द डे को, क्या रीजन रहा, क्यों फेल हुआ। कल बताए थे कि नहीं बताए थे क्लास में। तो ऑन सिमिलर लाइन जब नए WPI 2011 और 12 का जब नींव रखा जा रहा था तो उस समय एक ये डायनेमिक रिव्यू का जो प्रोसेस है इसको भी रखा गया कि हाई लेवल टेक्निकल रिव्यू कमेटी हैज़ बीन सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम टू कैरी आउट डायनेमिक रिव्यू प्रोसेस इन ऑर्डर टू कीप पेस विद द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। कोई समझने में दिक्कत है किसी को? इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस को ठीक से ट्रैक करें और WPI में जो भी आपका चेंजेस लाने की आवश्यकता है यू कैन डू इट। ये 3 चीज़ है जो नया WPI 2011 और 12 में बना, बेस ईयर जो चेंज किया गया। मैं बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है, बार बार रिपीट करूंगा, रिपीट कर रहा हूं, कुछ पर्पज से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो 2004 और 5 में 4 और 5 से बेस ईयर उठा के हम 2011-12 का बात करते तो उसमें 3 चीज़ ऐड किए गए। नो इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या है कि WPI फूड इंडेक्स और थर्ड वन इज डायनेमिक रिव्यू प्रोसेस। तो इसमें समझ लीजिए इतना जो चिल्लाए हैं इसका मतलब यही कि जो बोले ना कि 100 बोले कि नहीं बोले, इंडेक्स जो होगा 100। 2004-5 में भी आपका जो ऑल कमोडिटीज मतलब टोटल जोड़ के 100, इधर भी 100, बिल्कुल 100 ही रहेगा सब जोड़ के। प्राइमरी आर्टिकल्स देखिए, उस समय प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज कितना था 2004 और 5 में? 20.12%। अभी क्या है 22, थोड़ा बढ़ा दिया गया 22.62। उस समय फ्यूल और पावर का कितना था 14.91, अभी कितना कर दिया गया तुम्हारा 13.15। उस समय देखो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का 64.97, अभी कितना है 64.23। तो कोई मैसिव चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, मैसिव चेंज देखने को नहीं मिला ना, पर अभी देखने को मिलेगा थोड़ी देर में। जब हम प्राइमरी आर्टिकल्स का बात करेंगे तो उसमें है बहुत सारे चेंजेस है, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ग्राफ में मैप में दिखाऊंगा, टेबल में। तो ऑल टुगेदर देखो प्राइमरी आर्टिकल्स का 2 क्या किया, 2 बढ़ा दिया, 2% बढ़ा दिया है कि नहीं, 20 से लेके 22 कर दिया, 2 बढ़ा दिया। फ्यूल एंड पावर का लगभग 1 घटा दिया, 1 या 1.5 घटा दिया, और तुम्हारा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर रखा है, समझ गए ना। मगर थोड़ा सा भी वेटेज घटाना मतलब होता है इम्पैक्ट पड़ना होता है बड़े लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे। आप छोटा सा भी डेसिमल का भी आप कुछ चेंजेस लाते हो तो यस इसका असर है। आगे देखो तो आगे समझ में आ जाएगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसमें समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो द न्यू सीरीज विल कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट, देखो नए सीरीज में भी यही चीज़ है, क्या है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। क्या क्या है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, ये कंटिन्यू रहेगा पहले की तरह, क्योंकि अभी थोड़ा देखो अभी दिखाएगा, आगे समझ में आ जाएगा क्या क्या चेंजेस आए हैं। एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हैज़ बीन इस्टाब्लिश्ड फॉर फैसिलिटिंग डायनेमिक रिवीजन ऑफ आइटम लिस्ट। जैसे कि मैंने कहा ना कि एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू प्रोसेस बनाया गया कि जिसमें हम एडिशंस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने बताया जो थर्ड वाला था ना जी, ऊपर जो थर्ड बताए थे कि नहीं बताए थे, वही चीज़ बता रहे हैं। द कमिटी विल मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर, 1 साल में एक बार मिलेगा और देखेगा कौन सा आइटम को जोड़ना है, कौन सा आइटम को घटाना है, उस समय के हिसाब से जो रेलेवेंस खो दिया है, जो आदमी खरीदता ही नहीं, जिसमें आदमी अटैच ही नहीं है, उसको हटा दो, और जिसमें आदमी का बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस हो रहा है उसको जोड़ दो। द न्यू सीरीज हैज़ अ टोटल ऑफ कितना आइटम्स, देखो 407 आइटम्स, ठीक है, जबकि पहले कितना था 399 आइटम्स था। तो एक फ़र्क देखे ना कि आइटम्स भी क्या हुआ, हो गया है, चेंज हो गया है। अब देखो ये जो चीज़ बता रहे हैं ये चीज़ यहाँ पे चीज़ दिया गया, देखो बेस ईयर 2011-12, बेस ईयर 2004-5। तो इसमें देखो माइनिंग को कितना वेटेज मिला है, देखो माइनिंग को सेम लगभग 14.37, इसको आइटम ग्रुप्स 1 माना गया है इसको, ठीक है, 1 माना गया है इसको, कि ठीक है माइनिंग है तो माइनिंग को क्या करिएगा, एक ही में लीजिएगा, कहीं पे भी माइनिंग हो, एक है, एक आइटम से। और मैन्युफैक्चरिंग में देखो कितना प्रोडक्ट है 405, समझ गए ना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारा चीज़ मैन्युफैक्चर होता है, इसलिए वो 405 है। देखो अभी कितना है 77.633, पहले कितना था 75.527। पहले आइटम्स कितना था मैन्युफैक्चरिंग में 397 था, अभी कितना हुआ 405 हुआ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स में बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज पहले ज़्यादा था 10.316, अभी कितना है 7.994। और आपके जानकारी में हम ये भी बता दें कि इस बार जो इलेक्ट्रिसिटी में जो बनाया गया उसमें रिन्यूएबल वाला भी फैक्टर जोड़ा गया, रिन्यूएबल वाला भी फैक्टर जोड़ा गया है, समझे ना, ये नया डेवलपमेंट है, अभी आएगा थोड़ी देर में। तो सबको जोड़ दोगे
1477 7.9, ये 100 हो गया, पहले वाला भी 100 है। अभी देखो आइटम तुम्हारे पास 407 है, पहले 399 था। समझ में आ गया नहीं है? तो मैन्युफैक्चरिंग में 405, माइनिंग यही ऑल टुगेदर है तुम्हारा। तो माइनिंग इस सेक्टर का दिया गया, माइनिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया नहीं है? और ये किसके लिए था? ये तुम्हारा WPI के नहीं था, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, IIP के लिए है। WPI के लिए ऊपर बता चुके हम तुमको। ये जितना जो पढ़ा रहे थे, ये जितना जो पढ़ा रहे थे, हम बोले नहीं, जितना ही पढ़ा रहे थे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बता रहे थे, IIP के बारे में। IIP ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ। IIP का मतलब क्या होता है? IIP का मतलब होता है कि आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। इंडस्ट्रियल देखो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इंडस्ट्री का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं? माइनिंग देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं और इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 8 कोर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, फर्टिलाइजर और भी बहुत सारी चीज़ आते हैं। उसका लगभग वेटेज 51-52% होता है। पहले जब रिवाइज होने से पहले 49% था। मेरा बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? पहले जो 8 कोर सेक्टर है उसका वैल्यू 49 पॉइंट समथिंग था, और अब जब रिवाइज किए हैं तो इसका लगभग 51 के आसपास आता है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ठीक से देखने के लिए 8 कोर सेक्टर जो अवेलेबल है उसको भी ट्रैक करना पड़ता है। वो ट्रैक करने के बाद फिर ये यहाँ पे लाया जाता है, और उसके बाद आपका इंडेक्स ऑफ IIP का और भी बहुत सारा फैक्टर है, उसको भी जोड़ा जाता है, और 8 कोर सेक्टर को भी जोड़ा जाता है, तब जोड़ के निकाला जाता है। मतलब हम IIP का एज अ होल बात करेंगे, होल बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ रहा है? माइनिंग आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। इसको भी जो रिलीज करता है वो CSO ही रिलीज करता है, इसलिए वो दिया गया है सेंट्रल स्टडीज ऑफिस, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डिपार्टमेंट के अंदर आता है। समझ गए ना इस बात को? तो हम बोलना भूल गए, वो हम WPI का हम बता चुके हैं ना, ऑल कमोडिटीज प्राइमरी आर्टिकल, ये IIP का था, क्योंकि ये दोनों ही नए चीज़ है, मतलब उस समय रिवाइज किया गया था, इसलिए दोनों साथ में आया है। अब देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि IIP, आप देखो इसको और तोड़ते हैं। IIP भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है कि न्यू सीरीज बेस ईयर 2011-12, पहले वाला जो 2004-5 था। अब देखो इसमें चेंजेस क्या किया गया? चेंजेस एक तो है कि जो बेसिक गुड्स उस समय कहा जाता था, 88 आइटम्स थे, बेसिक गुड्स का नोमेनक्लेचर हटा के प्राइमरी गुड्स कर दिया गया, और 88 आइटम्स को रिड्यूस करके, ड्रास्टिकली रिड्यूस करके 15 कर दिया गया। समझ गए बात को? इसका वेटेज कितना है? इसका वेटेज 45% है। समझे? इसका वेटेज उस समय की, सॉरी 2014 और 15 में कितना, 4 और 5 में कितना था? 45 था, मगर अभी कितना हो गया? 34%। देख लीजिए वहाँ पे आपका। यदि मैं इंटरमीडिएट गुड्स का बात करूँ, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब क्या होता है कि जो फाइनल गुड्स बनाने में हेल्प करता है आपका, जैसे मशीन टाइप का हुआ, बीच का, जैसे केमिकल्स हुआ, केमिकल्स यूज होता है ना एक बल्क ड्रग्स प्रोड्यूस करने में, है ना? बीच का जो API जो बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल, जो हम मंगवा रहे थे चाइना से, तो बीच का ड्रग्स हुआ कि नहीं हुआ? इंटरमीडिएट चीज हुआ। केमिकल्स इज ऑल अबाउट योर इंटरमीडिएट गुड्स। देखो उसका वेटेज कितना है? अभी 17.22 है, पहले 15.69 था। उसमें कितने आइटम्स थे? पहले 106 थे, अभी 110। समझ में आया? कैपिटल गुड्स देख लो, कैपिटल गुड्स उस समय 73 था नंबर ऑफ कैपिटल, अभी इस बार कितना है? 67 है। वेटेज देखो 8.83 है, इस बार 8.22 है। एक नया जो नोमेनक्लेचर, ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए आने वाले समय में, कि IIP में नया चीज़ क्या जोड़ा गया था? नया चीज़ ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड, ये नया चीज़ है, समझे ना? इसमें 29 आइटम्स डाला गया, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि अब 2004 और 5 की तुलना में अभी जो बात करिएगा 11-12, तो डिफरेंट होगा, सिनेरियो डिफरेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने कंट्री में बनना शुरू हो गया, जाहिर सी बात है। तो उस समय ये 29 आइटम्स नया डाला गया वहाँ पे, बात समझिए। और इसका वेटेज देखो 12% है, 12.34% है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पहले 43 था, अब उसको ज़्यादा करके 86 कर दिया गया नंबर ऑफ आइटम्स। और देखो परसेंटेज का बात करोगे तो परसेंटेज ज़्यादा कर दिया गया, 12.84 कर दिया गया, पहले कितना था? 8.46 था। समझ गए ना बात को? उसका देखो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नॉन ड्यूरेबल्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये क्या है तुम्हारा? कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल जो है वो 15.33% है, फ्रॉम 21.34, या घटा कम कर दिया गया। पहले 89 आइटम्स था, अभी कितना कर दिया गया? 100 आइटम कर दिया गया। तो जब जोड़ोगे नंबर ऑफ आइटम तो तुमको 407 मिल जाएगा, और पहले का तुम यदि जोड़ोगे तो 399 मिल जाएगा। समझ गए ना? तो बहुत सारे आइटम को जोड़ा गया, बहुत सारे आइटम को घटाया गया, जो कि हम इकोनॉमी के हिसाब से हम ऐसा करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे जो मेजर चेंजेस है वहाँ पे देखिए, मेजर चेंजेस क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का इस बार हम रिन्यूएबल सोर्सेज से भी लिए हैं, है कि नहीं? मैंने बोला था कि नहीं बोला था? ये चीज़ है 2004 और 5 में जो हमारा था उसमें नहीं था जी,
क्योंकि उस समय रिन्यूएबल एनर्जी जानते ही नहीं थे, खाली फजल फ्यूल चलता था। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का भी तुम्हारा उसमें इंक्लूड रहेगा। नंबर 1 यूज बेस्ड, मतलब जो आइटम करते हैं तो उसमें देखो पहली बार क्या बोला कि बेसिक गुड्स को रिप्लेस करके प्राइमरी गुड्स बनाया गया कि नहीं बनाया गया। ऊपर जो बताए थे ना कि बेसिक गुड्स को हटा के प्राइमरी गुड्स कर दिया गया। उसका 88 आइटम्स था, अभी कितना 15 आइटम्स बस कर दिया गया। उस समय 45% था, अभी 34 कर दिया गया। बताए थे कि नहीं बताए थे? वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है देखो। और एक नया कैटेगरी डाला गया, कौन सा? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स कैटेगरी। समझ में आ गया ना? वही चीज़ लिखा गया वहाँ पे। द चेंज फ्रॉम बेसिक गुड्स टू प्राइमरी गुड्स इज टू इम्प्रूव। ये हम ऐसा क्यों किए हैं? बेसिक गुड्स से हम प्राइमरी गुड्स का नोमेनक्लेचर क्यों चेंज किया और बास्केट क्यों चेंज किया उसका? इसका कारण यही है कि हम ट्रैक कर सके ठीक से, हम ठीक से क्लियरिटी ला सकें इस पर। मूवमेंट ऑफ द आईआईपी कितना आगे से बढ़ रहा है, ये आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल पर कितना तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए नोमेनक्लेचर चेंज करना बहुत जरूरी था। इंट्रोडक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी इज टू एड्रेस, ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो प्रोडक्शन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो भी तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको ठीक से ट्रैक करने के लिए। और हम जानते ही हैं कि कंस्ट्रक्शन का कितना बड़ा रोल है जीडीपी में, है कि नहीं है? तो बहुत इसलिए इसको ट्रू पिक्चर को ट्रैक करने के लिए इस तरह नया चीज़ हम लोग उसमें ऐड किए हैं। अब आगे देखो, तो प्राइमरी देखो, प्राइमरी गुड्स का मतलब क्या हुआ? देखो ऑयल हो गया, माइनिंग हो गया, देखो दिया गया है वहाँ पे, ठीक है। ये टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ये सब प्राइमरी गुड्स है, समझे? कैपिटल गुड्स मतलब जो मशीन होता है, देखो मशीन हो गया, दोनों मशीन दिया गया कि नहीं दिया गया? कैपिटल गुड्स है। वो एंड प्रोडक्ट, देखिए मशीन क्या करता है? एंड प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो मशीन जब तक नहीं होगा तब तक आप कैसे बनाइएगा प्रोडक्ट को? तो कैपिटल गुड्स इज ऑल अबाउट मशीन्स। उसके बाद देखिए इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको मैंने कहा है जैसे कि आपको कपड़ा बनाना है, अब कपड़ा बनाना है तो ऊन चाहिए कि नहीं चाहिए? इंटरमीडिएट गुड्स है। आपको यदि स्टील बनाना, आपको यदि वो चाहिए आयरन बनाना है तो आपको स्टील चाहिए, सॉरी मतलब वाइस वर्सा, हाँ वो चाहिए आपको। तो देखिए वही नीचे वाला एग्जांपल दिया गया, यदि आपको एक ड्रग्स बनाना है तो यू नीड बेसिक केमिकल्स। ये सब इंटरमीडिएट गुड्स है। आगे बढ़ जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स का मतलब क्या होता है? देखिए पेंट चाहिए आपको, है ना, ईटा चाहिए आपको, तार चाहिए आपको, समझे ना? ये ऐड किया गया, समझ में आ रहा है ना आपको? ये नया चीज़ ऐड किया गया। आगे बढ़ो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब जो मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं आप और वो लंबा समय तक चलता है, ऐसा नहीं कि आज खरीदे आज ही रह गया, आपका 2 साल 3 साल 4 साल ड्यूरेबल है वो। जैसे कपड़ा खरीदे तो आज ही का आज ही नहीं रहेगा, आप पहन रहे हो, कल भी पहन रहे हो, परसों भी पहन रहे हो। उसका जो गाड़ी खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहलाता है। आगे देख लो, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, जैसे फल लेके आए घर में, ख़त्म हो गया एक ही दिन में, हाँ कुछ ऑर्डर किए स्विगी से, एक ही दिन में ख़त्म हो गया, सब चट के बैठा हुआ है, उसका दवाई लिया वो ख़त्म हो गया। तो ये सब कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स है, समझ गए ना एग्जाम्पल? इट इज़ ऑल अबाउट WPI एंड योर IIP। होप सो एक आई टूल हम खत्म कर दिए हैं। अब यदि ये समझ में आ गया तो आय का सब क्लास समझ में आ जाएगा। कोई डाउट है समझने में? तो आप समझ रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ये ट्रैक करने के लिए। अब हम इंडियन एक्सप्रेस जो 18 जुलाई 2018 को जो आया था एडिटोरियल, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। मगर आपको हाँ मैक्रो MACRO है, मैक्रो बिल्कुल मैक्रो है, हाँ मैक्रो है, बिल्कुल मैक्रो है, हाँ सब मैक्रो है। अब देखिए जो हम यहाँ बता रहे कि न्यू फीचर्स ऑफ WPI 2011-12 जो अब बता चुके वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इट डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स, दिस इज टू रिमूव द इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बताया कि नहीं बताएं? टोटल वही चीज़ है। देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बी हैप्पी। इसलिए देखो वो समझ गया तो समझ जाएगा, हमको दोहराने की वाली बात ही नहीं है, सिर्फ वही वर्ड लिखा गया है। देखो अब बताए थे ना ऑल कमोडिटीज़ कितना होता है, नीचे चले जाओ ठीक से देखो वहाँ पे ऑल कमोडिटीज़ 100, 11-12 में 100 सेम है कि नहीं है? वही चीज़ है। अब यहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्ट उस समय के हिसाब से आया था, 2018 के हिसाब से आया था, तो वो जानने वाली जरूरी नहीं है कि उस समय क्या हुआ था। फिर भी जानना चाहते हो तो आई विल एक्सप्लेन यू, मैं बता देना चाहता हूँ, मगर कंफ्यूज नहीं होना है। उस समय का स्थिति, इकोनॉमी का स्थिति अलग था और अभी का अलग है, ये समझ गए ना? सेम चीज़ है। तो थोड़ा मगर आप उस समय का भी चीज़ जानिएगा तो बहुत कुछ आप इकोनॉमिक्स के बारे में जान सकते हैं ना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आंकड़ा मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। देखो तो उस समय क्या था, उस समय WPI 5.77 हो गया था, मगर इस समय देखिए अभी कितना है इंडिया का WPI 10+ हो गया है। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? उस समय 5.77 यानी कि लगभग 6% बढ़ गया था, और वो जब 6% बढ़ा था तो वो 54 मंथ्स हाई था। अभी बताओ कितना हाई हो गया होगा? समझ में आ रहा है? कंपेयर कर रहे हैं बस। नंबर 1 पॉइंट
ये कह रहा है कि देयर इज अ परसेप्टेबल हार्डनिंग ऑफ प्राइस लेवल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ये इसलिए बढ़ा होगा क्योंकि मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स है वो उसका दाम बढ़ा होगा, इसलिए ऐसा बढ़ा होगा WPI। एंड स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ बेस, हाँ बेस इफेक्ट भी है। मान लो कि बेस इफेक्ट पिछले बार कुछ और रहा तो फर्क पड़ता है ना। जैसे इस बार झूठों का जीडीपी तुम दिखाया कि जीडीपी इतना बढ़ रहा, पता चला कोविड-19 आया, जीडीपी घट गया, और उसके हिसाब से बेस ईयर लोगे आगे तो तुमको थोड़ा इंक्रीज ही दिखेगा। बेस ईयर बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। जैसे मान लो कि क्लास में बैठा हुआ है सब स्टूडेंट, एक पढ़ने में 0 आदमी है, एक पढ़ने में बहुत तेज है, तो उसका बेस ईयर क्या है कि वो कुछ भी समझ जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। तेज वाला विद्यार्थी के लिए बेस ईयर क्या है कि उसको तो और ज़्यादा समझना पड़ेगा। तो देख रहे हो बेस ईयर कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है आपके डेवलपमेंट के लिए। तो ये ऐसा कह रहा है कि ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल कि उस समय जो 6% का जो WPI का इन्फ्लेशन हुआ, WPI का जो इन्फ्लेशन हुआ होगा, इट इज़ अ पार्टली ड्यू टू योर बेस इफेक्ट ऑल्सो। ये बोलने का मतलब है। देयर और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि जैसे हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल था उस समय का, इंक्रीज, नीचे देख लीजिए, इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, आप टैरिफ बढ़ा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी पे, आप अलग से टैक्सेस बढ़ा रहे हो, तो ये रीजन भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी है कि नहीं है उसमें, WPI में इलेक्ट्रिसिटी बताए थे ना, बिल्कुल होगा उसमें, एक जो दिया गया था आइटम एक दिया गया था, यस। तो हो सकता है टैरिफ बढ़ाने की वजह से WPI बढ़ गया था। WPI इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन लेवल। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल पे, और CPI मतलब क्या होता है, कंज्यूमर लेवल पे। तो देखिए ये चीज़ आगे देखिए, ये समझ में आ जाएगा आपको। ये थोड़ा नीचे चले जाइए तो CPI वर्सेस WPI का वो देख लीजिए, मैप देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वहाँ पे देखिए, वहाँ पे नीचे कर दिए CPI वर्सेस WPI, एक टेबल बनाया हुआ वहाँ पे देखिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखो यहाँ पे क्या है कि इट ट्रैक्स द प्राइस एट द प्रोड्यूसर और फैक्ट्री गेट लेवल। देखिए प्रोडक्शन लेवल पे होता है कि फैक्ट्री से कितना सामान बन रहा है, दैट इज ऑल अबाउट, सॉरी, इट ट्रैक्स द प्राइजेस एट द प्रोड्यूसर और द फैक्ट्री गेट लेवल, यानी कि आपका जो फैक्ट्री से कितना बन के आ रहा है, आपका प्रोड्यूसर से कितना बन के आ रहा है। मगर होलसेल प्राइस इंडेक्स देखिए, इट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइजेस एट द शॉप एंड लेवल एंड दैट मीन्स इट इज द इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर। देखो उल्टा दे दिया गया, आई एम रियली सॉरी, ये उल्टा दे दिया गया है, ये उल्टा है। पहला जो है वो WPI है, सेकंड वाला क्या है, CPI है। तो वही तो मैं बोलना चाह रहा था कि WPI क्या है, प्रोडक्शन लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो इसमें फॉल्ट है कि WPI का मतलब क्या है, द प्राइजेस एट प्रोड्यूसर लेवल और फैक्ट्री गेट लेवल। इसमें क्या है कि इट इज़ अ मार्कर फॉर अ प्राइस मूवमेंट इन द परचेस ऑफ बल्क इनपुट्स। जो ट्रेडर जो बड़ा जो खरीदता है प्रोडक्शन बनाने के लिए, वो ट्रैक करता है उसको। तो इसलिए ये आदमी का, कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं कर पाता है, ये प्रोडक्शन का बिहेवियर कर रहा है। भाई यदि कंज्यूमर का, यदि रामानंद जी का हमको पता करना होगा कि ये क्या खा रहे हैं क्या हो, तो हमको उसके लिए CPI का काम करना होगा, समझे, जो सेकंड में दिया गया है। देखो वेटेज फॉर द फूड क्या है, 24% है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में 24% है कि नहीं है। जबकि हम यदि बात करें इस तरफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, देखो इट कैप्चर द चेंजेस इन द प्राइजेस लेवल एट द शॉप एंड। हम कितना बाहर से जाके हम कितना सामान ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, क्या पार्ले जी बिस्कुट 2 खरीद रहे हैं, क्या 3 खरीद रहे हैं, वो ट्रैक होता है। इसका मतलब क्या, इट इज अ इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस एट द लेवल ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या कर रहा है, पहले 3 रुपये में उसको बिस्कुट मिल रहा था, अब 5 रुपये में मिल रहा है। तो कंज्यूमर जो एक्सपीरियंस करता है उसको बोलते हैं CPI। जो प्रोडक्शन जो करता है एक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं WPI। देखो वही लिखा गया है कि ये वेटेज ऑफ फूड क्या है, 45 और 46%, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ इस क्लास में। समझ गए ना ये चीज़। तो देखो वहाँ पे और भी दिया गया है, तो यहाँ पे कहा गया कि चेंजेस इज इन द प्राइजेस एट द प्रोड्यूसर लेवल। देखिए समझिएगा, जो प्रोड्यूसर लेवल यानी कि WPI लेवल पे जो चेंजेस होगा, गेट ट्रांसमिटेड टू द कंज्यूमर ऑल्सो, मोस्टली विद अ टाइम लैग एंड इन सम केसेस नॉट टू फुल एक्सटेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द प्रोड्यूसर लेवल। कभी कभी नहीं भी दिखता है, कभी कभी दिखता भी है, कभी कभी नहीं भी दिखता है। इसलिए ये कहना बहुत ही गलत होगा कि WPI में जो चेंजेस होता है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ये गलत होगा बोलना। मैं कल से ही बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि दोनों अलग है। एक तो बास्केट अलग है दोनों का, एक कहाँ 24% कर रहा है, एक कहाँ 46 कर रहा है, डबल है जी। तो देखिए उस समय आया था, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ नहीं तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए उस समय रिसेंट डेवलपमेंट हुआ था 2018 में, कि उस समय इन्फ्लेशन RBI ने बोला था कि चलो 4.8 और 4.9 चल रहा है, अभी देखो 6+ हो गया है, समझे ना। तो ये कह रहा है कि हो सकता है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रीच इन द फर्स्ट हाफ। बोला कि 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि ये और आगे जाके 6 को भी क्रॉस कर दे, समझ रहे हैं ना। क्योंकि उस समय इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा था। देखो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ता है तो वो पेट्रोल बढ़ जाता है, पेट्रोल बढ़ता है तो फूड बढ़ जाता है, फूड दाम बढ़ता है, तो पूरी तरीके से चेंज ही हो जाएगा इन्फ्लेशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं।
दूसरा देखो IMF प्रोजेक्शन कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, IMF बोला कि इतना इतना GDP होगा, उसे कोई मतलब नहीं है तुमको अभी। तो व्हाट अबाउट द इन्फ्लेशन, आगे नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ। व्हाट अबाउट द इन्फ्लेशन इन डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। कल का जो एडिटोरियल पढ़ा रहे थे तो हमने एक चीज़ कहा था कि जो डेवलप कंट्री का जो इन्फ्लेशन होता है बहुत कम होता है, मगर डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा होता है। डेवलपिंग कंट्री में ग्रोथ भी ज़्यादा होता है, डेवलप कंट्री में ग्रोथ कम होता है, क्योंकि वो लोग ग्रोथ करके बैठा हुआ है। हाँ, समझे ना, ये चीज़ समझना होगा। नॉर्मली देखो यहाँ पे क्या बोला कि यहीं पे ये देखो यही लिखा गया कि इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है इन्फ्लेशन का वो डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्री। थ्रेशोल्ड मतलब क्या है कि 6 से 7 से 8 से ऊपर जाने का ज़्यादा। नॉर्मली माना जाता है कि डेवलपिंग कंट्री में 7 से 11% होता है, नॉर्मली माना जा रहा है, जरूरी नहीं कि हर कंट्री के लिए अप्लाई हो। इंडिया के लिए तो हम कहते हैं कि 4+-2 कहते हैं, इसलिए हम 2016 से हम काम कर रहे हैं। RBI को दिया गया ना, कल का एडिटोरियल में बताए थे कि RBI को दिया गया कि 4+-2 को टारगेट करिए आप, है कि नहीं। तो नॉर्मली जो डेवलपिंग कंट्री में 7 से लेकर 11% आता है, इंडिया क्या है, इंडिया को 6% से नीचे करना होता है। देखो इसमें क्या कहा गया है कि इन्फ्लेशन ग्रोथ रिलेशन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ मतलब GDP ग्रोथ क्या दोनों में है, बिल्कुल रिलेशन है दोनों में। क्या रिलेशन है वहाँ पे, यदि हम देखेंगे कि इफ इन्फ्लेशन इज अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू, यदि मान लीजिए थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर हो यानी कि 6 से ऊपर चला गया तो इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव। इफ इट इज अ बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू, कहा जाता है कि यदि हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो इसका GDP पे गलत फर्क पड़ता है, यानी कि 6 से ऊपर चला गया तो GDP पे बहुत फर्क पड़ेगा। यदि वो नीचे है तो GDP अच्छा से ग्रोथ कर रहा है। उस समय सिचुएशन और था, उस समय का कोविड-19 वाला सिचुएशन नहीं था। देखिए इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब पॉजिटिव कैसे है, इन्फ्लेशन बढ़ा तभी ना पार्ले जी का दाम बढ़ा, हमारे जेब में पैसा आया तभी ना पार्ले जी का बढ़ा। ये जनरल इकोनॉमिक्स है, नॉर्मल इकोनॉमिक्स यही कहता है कि आपके कंट्री में यदि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 4 से आपका 5 हो गया तो गुड, विच इज़ अ गुड, 6 से नीचे है ना, 6 से नीचे है, इसका मतलब आपका GDP ग्रोथ हो रहा है अच्छे से, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका 3 से 4 जा रहा है, 4 से 5 जा रहा है। अभी का सिचुएशन डिफरेंट है। पहले का सिचुएशन में क्या था कि आपके जेब में पैसा आने के बाद इन्फ्लेशन हो रहा था, अभी उल्टा है, अभी दाम बढ़ गया, जेब में पैसे नहीं है, हाँ फिर भी इन्फ्लेशन है, तो ये बहुत डिफरेंट है। तो यही कारण है कि रिपो रेट नहीं घटाता है, रिपो रेट को वो नहीं बढ़ाया नहीं जा रहा है। जनरली जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक ट्रेंड है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, GDP बढ़ रहा है, GDP बढ़ रहा है तो पैसा का सर्कुलेशन ज़्यादा है, तो रिपो रेट क्या कर दे, ज़्यादा कर दे। रिपो रेट ज़्यादा कर देंगे तो पैसा बैंक के पास कम अवेलेबिलिटी होगा देने का, समझते जाइए पहले। तो बैंक के पास क्या, बैंक ज़्यादा नहीं दे सकता क्रेडिट। देखिए रिपो रेट यदि बढ़ा देगा RBI, इसका मतलब बैंक क्या है, पैसा क्या, बैंक रिपो रेट बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक रिपो रेट बढ़ाना मतलब क्या, बैंक को RBI यदि रिपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक को दिक्कत है, बैंक के पास अब पैसा है ही नहीं कि वो उसको दे, हाँ इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा वो, सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा तो व्हाट डज इट मीन, लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगा। ये तब करते जब नॉर्मल इकोनॉमिक्स रहता है, बात समझिए, ये तब करते जब नॉर्मल इकोनॉमिक्स है। नॉर्मल इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जेब में पैसा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया तो जेब का पैसा निकालना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा, उसके लिए रिपो रेट को हम बढ़ा देंगे ऊपर से। अभी क्या है कि इन्फ्लेशन हाई है, अब फिर भी लॉन्ग टर्म रिपो रेट के साथ चल रहे हैं। तो आप बात समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि RBI को डर है कि इन्फ्लेशन भले ज़्यादा है मगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आदमी के जेब में पैसा रहेगा तब ना ग्रोथ होगा। और उसके बाद यदि हम रिपो रेट बढ़ा दिए, हम 6 से 7 कर दिए तो आदमी के पास और पैसा नहीं पहुँचेगा, और इन्फ्लेशन पहले से ही हाई है। समझ में आ रहा नहीं ये ट्रैक आपको। तो सिचुएशन, दो सिचुएशन बहुत डिफरेंट सिचुएशन है, मगर दो सिचुएशन में एक चीज़ कॉमन है कि इन्फ्लेशन दोनों सिचुएशन में हो रहा है, और दोनों सिचुएशन में इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो बहुत अलग तरीके से हो रहा है। तुमको कुछ भी समझ में आया? देखो तो वहाँ पे दिया गया वही इन्फ्लेशन ग्रोथ रिलेशन, इफ वन एट लुक इट सिग्निफिकेंटली नेगेटिव। यदि हम नेगेटिव का बात करें कि हमारा इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव ग्रोथ कम हो गया, यानी कि GDP ग्रोथ कब हुआ, कब, इफ इन्फ्लेशन इज अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू। बोले कि नहीं बोले 6 से अधिक हो गया तो ग्रोथ कम हो गया, बात समझे, क्योंकि एक्सेस मनी भी ठीक नहीं है सर्टेन लिमिट में। दूसरा देखिए इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रोथ पॉजिटिव होगा जब आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, यानी कि आपका 4+-2 के बीच में आता है, तब इसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है। आप देखिए रिलेशन बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ नॉन लीनियर। देखो यहाँ पे समझना, आगे नीचे चले जाओ, अच्छे से दिया गया, एक साथ दिया गया है।
रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ नॉन लीनियर, लीनियर नहीं है कि सीधा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बराबर बढ़ रहा है, हाँ कर्व नहीं है, इस तरह नहीं है। देखो अभी जो ए बी चक्रवर्ती, दीपक महंती और चक्रवर्ती अभिमान दास का इन्होंने एग्जामिन किया, इन्होंने कहा कि थ्रेशोल्ड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है थ्रेशोल्ड इफेक्ट? तो वो थर्ड में लिखा गया कि यदि आपका इन्फ्लेशन 4 से लेके 5.5 के रेंज में है तो बेस्ट है कंट्री के लिए, समझे, कंट्री के लिए सबसे बेस्ट है। यदि 5.5 ऊपर चला जाता है, यदि 4 से नीचे चला जाता है तो आप खतरे में चल रहे हो। और यदि 4 से लेकर 5.5 के बीच में इर्द गिर्द आपका घूम रहा है इन्फ्लेशन, तो इज अ वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो देखो वहां पे लिखा गया है कि इन्फ्लेशन थ्रेशोल्ड एग्जिस्टेड फॉर इंडिया इन द सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल ब्रेक पॉइंट, दिस आर नॉन लीनियर रिलेशन बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। ये नॉन लीनियर है, क्यों नॉन लीनियर है? इसको नॉन लीनियर क्यों कहा जा रहा है? देखो इधर समझो अंकित, इधर समझो नॉन लीनियर क्यों कहा जा रहा है। जब 4 आया तो बढ़ गया, 4.5 आया तो बढ़ गया, समझ जाइए रामानंद जी, 5 पॉइंट आया तो बढ़ गया, 5.5 से ऊपर गया तो घट गया, तो कहाँ लीनियर है? बात समझे ना? तो लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब समझना होगा ना कि एक्स एक्सिस में जिस तरह बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस भी बढ़ेगा तब लीनियर बोलेंगे। यहाँ पे तो कुछ और हो रहा है, 4 और 5.5 के बीच में जा रहा है तब लीनियर है। अब 5.5 के बाद उधर चला गया तो कोई लीनियर वाला कोई बात नहीं है। और यदि 4 से नीचे चला गया तो फिर कोई नॉन लीनियर वाला बात नहीं है, समझ गए ना? वही चीज लिखा गया। तो आरबीआई एज अ टारगेट, आरबीआई का जो जानते हैं कि आरबीआई टारगेट क्या करता है, कंज्यूमर लेवल इन्फ्लेशन एट 4+-2 जो बताए हैं आप लोग को, ठीक है ना, यही करता है और उस हिसाब से अपना काम करता है। तो वही है, जनरली आरबीआई क्या करती है कि यदि 6 से ऊपर चला गया तो रिपो रेट बढ़ा देती है। जनरली अभी के टाइम में नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि अभी का समीकरण चेंज है, बहुत अलग है समीकरण। कितना दिन से हम देखते हैं 18 मंथ 2 साल से हमारा सीपीआई ऊपर चला, इन्फ्लेशन 6 चला गया, लगभग 1.5 साल तो चल ही रहा है। उसके बाद भी लंबा समय तक हम क्या कर रहे हैं, रिपो रेट को सेम रखे हैं, उसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिपो रेट, है ना, है कि नहीं है? तो आपको समझना होगा ये चीज़, ठीक है, इकोनॉमिक्स का ठीक हम अलग चल रहे हैं, अलग दिशा में चल रहे हैं अभी। तो ये मैंने 2 एडिटोरियल खत्म कर दिया, होप सो समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा, अब मैं एकदम बहुत डिफरेंट बात करूंगा, जो कि मैंने पहला ही बात कर दिया। ये आया था, ठीक, इसी के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, 29 अक्टूबर 2020 को आया था ये। और ये भी आपको एक बहुत बढ़िया दृष्टिकोण देगा कि अभी तक तो आरबीआई क्या कर रही है। छोड़िए वो, छोड़ दीजिए हमारे, बस बात समझते रहिए ना, एक एक चीज़ यू विल गेट टू नो, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, बस खाली इसका बेसिक समझिए ना। अभी तक आरबीआई क्या कर रही है कि इन्फ्लेशन देखने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बिहेवियर देख रही है। बात समझ रहे हैं ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बिहेवियर देख रही है। मैं इस एडिटोरियल में पूरी तरीके से कहा गया है, इस एडिटोरियल में ये कहा गया कि देखिए सीपीआई देखने से भी नहीं होता, वो भी इन्फ्लेशन का ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता है, इसलिए ये एडिटोरियल लिखा गया था उस समय 1 साल पहले। देख लीजिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए 1 साल पहले का बात है, जैसे कि मैंने उस समय भी कहा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो अभी एनएसओ हो गया है, आप जानते होंगे अभी जो एनएसओ हो गया है वो क्या करता है, जीडीपी रिलीज करता है, सीपीआई रिलीज करता है, आईआईपी करता है, उसमें बताए थे आप लोग को। और डब्ल्यूपीआई जहाँ तक होलसेल प्राइस इंडेक्स का बात है और कोर इंडस्ट्री का बात है तो वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है, बहुत बढ़िया से दिया गया है वहाँ पे, समझ गए ना। तो जीडीपी का बात हो, जो जीडीपी संस्था रिलीज करेगा वो सीपीआई भी करेगा, वो सीपीआई पे डिपेंड करता है जीडीपी भी। तो अभी जस्ट बोले ना कि इन्फ्लेशन आपका यदि 4 से लेके 5.5 होगा दीपक महंती के कमेटी के हिसाब से, तो क्या होगा, आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा, नॉर्मल इकोनॉमिक्स। तो वही देखो जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी, ये कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो कौन सा बॉडी है, वो एनएसओ बॉडी है। दूसरा क्या है तुम्हारा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये क्या रिलीज करता है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स और कोर इंडस्ट्री। वो तो बताए थे कि नहीं बताए थे, कोर इंडस्ट्री होता है, कोर इंडस्ट्री होता है, वहाँ नहीं दिया है, देखो यहाँ तो दिया गया कोर इंडस्ट्री का 51%, 51 से 52% तुम्हारा कहाँ पे जाता है, आईआईपी में भी जाता है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अब बाकी जो 48 बचेगा वो आईपी अपना देख लेगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स अपना देख लेगा, ये इनपुट देगा, उसके बाकी आइटम को कंपाइल करेगा और बोलेगा चलिए आईआईपी का ये इंडेक्स, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। वहाँ पे देखो तो 1 साल पहले का न्यूज़ है ये, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंडिया का सीपीआई हैज़ बीन अबव द आरबीआई, देखो बोला है ना उस समय, देखो हम तो वही इसलिए बोल रहे हैं ना 1.5-2 साल से आगे है। अब देखो उसी समय हो गया, 1 साल पहले ही तुम्हारा हो गया था, देखो
ये जो 4 प्लस माइनस देख छोड़ दिया ना हमारा जी, वहीं पर रहिए ना। और 4 प्लस माइनस 2 कहा जा रहा है, 4 प्लस 2 में वो तो 1 साल पहले ही ब्रीच हो गया। तो उस समय क्या नेसेसरी स्टेप लिए थे, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था पिछले साल और उसमें पूरी तरीके चरमरा गया था। अभी का स्थिति भी वैसा ही है, अभी की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। नंबर 1, इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू रिमेन हाई। बोल तो रहा है वीक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो अभी भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है। देखिए एनोमली आ गया ना, पिछले साल से ही एनोमली आ गया। तो क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन हाई है मगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं, तो कहाँ से रिलेट करेगा आपका जीडीपी और इन्फ्लेशन? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये जो नया ट्रेंड है, ये नया ट्रेंड कोविड-19 के बाद कह सकते हो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा ग्राफ दिया गया है। समझिए एक चीज़, वहाँ पे देखो 2016 में तुम्हारा सीपीआई कितना था? 2016 में 4.2 था, अभी देखो 7.34 है। कब से है? देखो बहुत लंबा समय से है। ये सितंबर 2020 का है और अभी भी वही स्थिति है। इसको आगे कर दीजिए, सितंबर 2021 कर दीजिए, सेम है स्थिति। हाँ, तो समझ रहे हैं ना, यानी कि समझ रहे हैं ना आप? 1.5-2 साल देखिए, हम तो बोल तो रहे हैं, इसको आगे देखिए ना, उसका 8 तक चला गया था। देखिए 19 देखिएगा, पीछे करिएगा तो देखिए 18-19 में आपका ऊपर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखो दूसरा क्या है तुम्हारा, सीपीआई इन्फ्लेशन। देखो दिखाया गया है, देखो सीपीआई, ये तुम्हारा क्या है, सीपीआई इन्फ्लेशन। अब बोला कि सीपीआई इन्फ्लेशन इज प्राइमरली ड्रिवन बाय द फूड प्राइजेस। ये समझना होगा आपको कि जो सीपीआई, क्योंकि सीपीआई क्यों ना हो, सीपीआई में 46% है। बात समझिए ना, जब 46% आपका फूड है, तो फूड में कोई भी प्राइस बढ़ेगा तो सीपीआई नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, इतना वेटेज है। तो वो वेटेज आपका फूड आइटम का वेटेज बढ़ने की वजह से 7.34 हुआ है पिछले साल, और अभी कंटिन्यूस है। अभी देखते नहीं, जाते हैं टमाटर खरीदते हैं तो कितना महंगा है, बिकॉज ऑफ द फूड प्राइसेस। दूसरा देखिए, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है लगभग आपका 20 साल से, उसका भी देख लीजिए। हमने कल क्लास में क्या बोला कि मनमोहन जी का जो पहला टेन्योर था उसमें तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई था। यस, यू कैन रिलेट। देखिए जो सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है सीपीआई वाला, ऊपर वाला, देखिए वो मनमोहन जी का ही टेन्योर में है। वो जो सबसे ऊपर चला गया था, देखिए लगभग 15% टच कर रहा था। देखिए वहाँ पे ठीक से 15% जो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल मनमोहन जी का टेन्योर का है। उसके बाद देखिए घटते गया और फिर अभी देखिए 6 से उठ के फिर 7 की तरफ मूव कर रहा है। ये Q2 के बारे में दिया गया है, और अभी सितंबर तो आपका उस समय Q2 यानी कि 7 में चल रहा है। मैं एक जनरल ट्रेंड दिखा रहा है कि ये 20 साल में क्या हरकत लिया है सीपीआई। आगे बढ़ जाइए। हाँ, तो आगे चले जाओ, आगे देखो। अब ये समझ में आ जाएगा, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो मैं पढ़ा चुका हूँ तो ये पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। हाउ डू वी मेजर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन? तो कैसे हम कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है वो कैसे करते हैं, उसको एस्टिमेट कैसे करते हैं? तो इट इज एस्टिमेटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्योंकि गुड्स और बास्केट, जो भी गुड्स और सर्विस उसमें दिए हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि कितना ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। द शेयर ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर ईच ऑफ द आइटम इज देन कैलकुलेटेड। कितना कंज्यूम हुआ। अच्छा, ये आइटम पार्ले जी बिस्कुट इसके अंदर है, ओके, ये इसके अंदर है, ओके, इसके अंदर कितना कंज्यूम हुआ, कैलकुलेट करो, कितना कंज्यूम हुआ, कैलकुलेट करो, कितना कंज्यूम हुआ, अच्छा ठीक है, इतना हुआ है, तो इन्फ्लेशन हो गया। समझ गए ना? तो वही सेकंड लिखा गया, शेयर ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो एक्सपेंडिचर जो खर्च किए हम कंजम्पशन पे, ईच आइटम्स पे, जो भी आइटम्स तुम्हारा सीपीआई में अवेलेबल है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके निकालेंगे कि कितना इन्फ्लेशन हुआ सीपीआई। क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन ही अभी तक आरबीआई, वो सिंगल टूल है आरबीआई का, बात समझो ना। आरबीआई का सिंगल टूल है जिसके हिसाब से आरबीआई अपना मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है। तो कोई मजाक चीज़ नहीं हुआ। उसके हिसाब से रिपो रेट चेंज करेगी, उसके हिसाब से एसआरआर चेंज करेगी, उसके हिसाब से सीआरआर चेंज करेगी, बहुत सारा चेंज होगा मॉनेटरी पॉलिसी में। थर्ड देखो, द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग द बास्केट इज एस्टिमेटेड मंथली। वो हम मंथली उसका देखते हैं। द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ बास्केट इज एसेंशियली इन्फ्लेशन। जो चेंज हो गया, पहले 20 था अब 21 हो गया, वही इन्फ्लेशन है। तो दो यहाँ पे देखो 2 इंपॉर्टेंट बास्केट्स, क्या क्या बास्केट्स है इंपॉर्टेंट, वही डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, 2 बास्केट। हम डब्ल्यूपीआई को उतना नहीं लेते हैं। इसका रीज़न क्या है कि उसमें 24% बस फूड का है। हम सीपीआई को ज़्यादा लेते हैं। क्या कारण है? 46% है। देखो वहाँ लिखा गया कि 1 मेजर इज द कंजम्पशन ऑफ अ टिपिकल कंज्यूमर, यानी कि जो हमारे जैसे कंज्यूमर है उसका क्या कंज्यूम कर रहा है वो। दूसरा क्या है कि बास्केट प्रोड्यूसर लेवल पे, जो होलसेल लेवल पे है। समझ गए डब्ल्यूपीआई सीपीआई के बोलने का मतलब ये है। दिस गिव्स द कंज्यूमर प्राइस और प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन। वही प्रोड्यूसर प्राइस मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्योंकि भारत में हम होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन कहते हैं उसको। तो फूड्स हैज़ गॉट हायर वेटेज। बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? सीपीआई में हायर वेटेज है। कल का एडिटोरियल में यही लिखा गया था कि इन्फ्लेशन इज सेंसिटिव फॉर द वेट इन द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जैसे गुड्स और सर्विस में दिए हैं
क्योंकि हमने गुड्स को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है, हमने सर्विस को पर्टिकुलर दिया है, और वही तरह का सर्विस बढ़ गया, वही तरह का गुड्स बढ़ गया, तो हमारा CPI बढ़ गया। यदि CPI बढ़ गया तो अब हमको RBI का कुछ करना पड़ेगा। अब बाद में पता चला कि जो आइटम्स आप उसमें नहीं लिए थे वो भी बढ़ रहा है, तो एनोमली हुआ कि नहीं हुआ, और उसका प्रेफरेंशियल चेंज। जरूरी थोड़ी है कि CPI जो बास्केट जो रिप्रेजेंट करता है वही ट्रू सेंस है, हो सकता है कि एक डेढ़ साल 2 साल 3 साल में एक प्रेफरेंस चेंज हो गया होगा लोगों का। हाँ बास्केट, अब इसलिए लोगों का चेंज हो गया। लैपटॉप कहाँ है उसमें, बताइए ना, मोबाइल फ़ोन कहाँ है उसमें? जब मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आप ट्रैक कर रहे हैं और बोले कि इन्फ्लेशन इतना है, उसमें नहीं है। जो अभी का जो आदमी का प्रेफरेंस वो चेंज हो चुका है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा कि कितना बढ़ा है कंजम्पशन इसका, तो देखिए वहाँ पे लिखा गया है, बात समझिए यहाँ पे, जो कल था ना, कल का जो चीज़ हम लिख के दिए थे बिल्कुल वही लिखा गया है 1 साल पहले भी। देखिए इन्फ्लेशन इज सेंसिटिव टू द वेट इन द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसी तरह होगा। इन इंडिया द वेट फॉर फूड एंड बिवरेज इन द बास्केट कितना 54 है रूरल के लिए, अर्बन के लिए कितना 45 है, बात समझे? हाँ सॉरी, अर्बन रूरल सॉरी हाँ 36 आपका अर्बन के लिए, और ऑल टुगेदर दोनों को हम कर दे तो 46% है ना, वही बोल रहे हैं बार बार 46। वो भी किसके हिसाब से 2011 और 12 के हिसाब से, जो कल का क्लास था, कल का था। एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2017-18 में किए थे, वो उसका भी डेटा हम रिलीज नहीं किए, गवर्नमेंट बोला कुछ एनोमलीज है उसमें, सही बात है ना। द करस्पॉन्डिंग वेट ऑफ फूड एंड बिवरेज फॉर US से बताओ, US में 14 से 15% है, इंडिया में बताओ इंडिया में कितना है? यानी कि इंडिया में थोड़ा सा ही फूड इन्फ्लेशन हुआ तो पूरा CPI बदल जाएगा, और पूरा CPI बदल जाएगा तो RBI अपने हिसाब से फिर मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरवेंशन करेगी। तो समझ रहे हो ना क्या दिक्कत है? तो वही दैट इज वाई इट कंटिन्यूज टू रेजिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। वाई इंडिया इन्फ्लेशन इज सो हाई, पैंडेमिक के टाइम में क्या हुआ, तो पिछले साल का देख लो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिफरेंट हो गया। क्योंकि देखो मैनी मैक्रो इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट स्पाइक इन इन्फ्लेशन कुड बी आउटकम ऑफ प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स। इसमें अब उस समय डिबेट चल रहा था कि ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि जो पॉलिसी लिए जा रहे हैं इस वजह से ऐसा हुआ है इन्फ्लेशन। हाउएवर इंडियाज इन्फ्लेशन क्या है कि हमेशा भारत में जो इन्फ्लेशन रहा है उसको हम हाई फूड प्राइस से रिलेट करते हैं, कि दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आलू का दाम बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। हमारा इंडिया का ऐसा स्थिति रहा है। द मेजर रीज़न क्या है कि एक तो आपका देखिए सप्लाई डिसरप्शन हुआ, प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, मगर वो तुमको घर तक पहुंचा ही नहीं रहा है। क्यों? सप्लाई डिसरप्शन हो गया, लॉकडाउन लगा हुआ है, कहाँ से पहुंचेगा? जब नहीं पहुंचेगा दाम अपने आप बढ़ जाएगा, समझ गए? उसके बाद सीजनल स्पाइक्स इन वेजिटेबल, मानसून का फैक्टर है, कुछ वेजिटेबल हो रहा है, ड्रॉट हो रहा है, तो ये सब भी रीजन है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई हुआ है। बात समझे? तो हाउ डू वेजेस रिलेट टू इन्फ्लेशन? जो वेजेस है वो कैसे रिलेटेड करता है तुम्हारा? वेजेस आर इंटीग्रेटली लिंक्ड विद द इन्फ्लेशन एज वेजेस। देखो आप वेजेस तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन CPI एग्रीकल्चर लेबर के हिसाब से वेजेस देते थे कि नहीं देते थे हम लोग? याद है आपको क्या वो बोल रहे हैं हम? वेजेस जो है, वेजेस क्या होता है? CPI एग्रीकल्चर लेबर के हिसाब से दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? 2-2 महीना या 3-3 महीना उसको ट्रैक किया जाता है, उसके हिसाब से वेजेस दिया जाता है। वही चीज़ लिखा गया होगा वहाँ पे, देखो वेजेस पूरी तरीके से इन्फ्लेशन से लिंक्ड है, ठीक है। दूसरा देखो क्योंकि आप देखो हमको मिल रहा है 100 रुपया, मगर दाम बढ़ गया है टमाटर का 30 रुपया, तो 100 रुपये में कैसे गुजारा करेंगे? डेयरनेस अलाउंस, बिल्कुल डेयरनेस अलाउंस बिल्कुल उसी चीज़ से रिलेटेड है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, CPI ब्रैकेट में AL एग्रीकल्चर लेबर, वेजेस हैव द पोटेंशियल टू पुश द इन्फ्लेशन भाया वेज पुश इन्फ्लेशन। हाँ, वेजेस के पास क्षमता है कि इन्फ्लेशन देने का, क्योंकि जेब में ज़्यादा पैसे दे दिए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ये भी तो होता है ना, जेब में ज़्यादा पैसा आ गया, मान लीजिए हमको 100 रुपये मिलना चाहिए था कंस्ट्रक्शन का, हमको 200 मिल रहा है, हमारे पास जेब में ज़्यादा पैसा मिल रहा है ना, तो उससे भी तो इन्फ्लेशन हो ही सकता है। दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इस बार क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया UPSC में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के। दिस अगर हायर वेजेस, देखो हायर वेजेस का मतलब बिजनेसेस होगा, मतलब इनकरिंग हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच रिजल्ट्स इन हायर प्राइस फॉर गुड्स, वही तो बोल रहा है। दस ओवर हीटिंग लेबर मार्केट ट्रेंड्स टू हैव इम्पैक्ट, इसलिए ओवर हीटिंग कर दोगे, ज़्यादा पैसा दे दोगे तो उसका भी इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ जाएगा। एंड इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट्स इन वर्कर डिमांडिंग अनदर वेज इंक्रीज टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप देखो प्राइस जब बढ़ेगा तो यस यू हैव टू पे, क्योंकि आदमी को रहना भी तो है ना। आदमी को अब 50 रुपये में अब रहना बड़ा मुश्किल है, अब उसको चाहिए 250 रुपये चाहिए, अब आदमी को 450 चाहिए, तो उसके हिसाब से देना पड़ेगा। यानी कि ऐसा लिंक है कि तुम उसका प्राइस बढ़ाते जाओ, इधर इन्फ्लेशन भी फर्क पड़ेगा। इसलिए जो वेजेस होता है वर्कर का, वो पीरियडिकली रिव्यू किया जाता है इन्फ्लेशन को देखते हुए। खत्म कर दिया। यस आई हैव कंप्लीटेड। अब जो ये चीज़ है ना, ये कोई नया चीज़ नहीं है, कल जो बताए थे वही चीज़ है।
कल जो बताए थे ना कि मॉनेटरी पॉलिसी देख लीजिए, जो बता चुके हैं कि अग्रीमेंट बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंटर का 2015 में है, MPC बना था, कल बताए थे कि नहीं बताए थे, 4+-2। तो हाउ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टारगेट्स इन्फ्लेशन, कैसे इन्फ्लेशन करता है, तो वही जो रिव्यू मीटिंग होता है उसके बाद देखता है पॉलिसी रेट क्या होना चाहिए, रिपो रेट क्या होना चाहिए, है कि नहीं है। कल बताए थे कि नहीं बताए थे, वही है जी। 2016 में कहे ना कि 4+-2 करना, आगे बढ़ते चले जाओ। 3 क्वार्टर लगातार तुम्हारा ब्रीच हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम खतरे में पड़ गया है, अब तुमको रिपोर्ट देना होगा। देखो कोविड-19 से क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, कल का ये पढ़ाएंगे नहीं, बस इसमें जोड़ दिए हैं, ठीक है। देखो नीचे लिखा गया, नीचे चले जाइए, उसमें लॉट चेंज आफ्टर कोविड-19 से बहुत चेंज हो गया है। क्या क्या चेंज हुआ है नीचे देख लो कि हेल्थ कॉस्ट बहुत बढ़ चुका है पेंडेमिक के टाइम में, है ना, एजुकेशन बढ़ चुका है, मोबाइल फ़ोन लैपटॉप ये कहाँ ट्रू पिक्चर में है। तो इंस्पायर्ड ऑफ लैक ऑफ डिमांड, तो वाई इन्फ्लेशन, डिमांड होने के बाद भी इन्फ्लेशन है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समझे। डेट्स इट, खत्म कर दिए, समझ गए ना। कल का ही उसको खाली जोड़ दिए हम, पढ़ाएंगे क्यों, कल ही पढ़ाए हम ये, इसको हम जोड़ने का प्रयास करके देख रहे हैं ना कि इन्फ्लेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत एनोमली भी है। कल का पढ़ाएं, कोई समझने में दिक्कत नहीं ना जी, कल पढ़ाएं। आगे चले जाइए, आगे मैप देख लीजिए वहाँ पे, यहाँ देखिए CPI देखना है यहाँ पे ठीक से। देखो CPI में क्या है, हाउसिंग कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे ये क्या है, WPI तुम्हारा 2004-05 का था ना, अब बेस ईयर तुम्हारा ये क्या है 2012 दिया गया है, हाँ बेस अब चेंज कर दिया गया है। तो वेटेज इसका देख लो। फूड एंड बिवरेजेस का क्या है CPI, देखिए फूड एंड बिवरेज दिया गया कि नहीं, नीचे चले जाइए नीचे, उसमें देखिए फूड एंड बिवरेज क्या 45.86 है कि नहीं है। हाउसिंग कितना है देखिए ना वहाँ पे अच्छे से, हाउसिंग कितना है बताइए रामानंद जी, कितना है हाउसिंग, देखिए जरा जल्दी से तेजी से, जल्दी बताइए तेजी से, हाउसिंग कितना है उसमें CPI में। हाँ 10, वो समझना होगा आपको कि फूड एंड बिवरेज 46, समझ गए ना, वहाँ पे फूड एंड 46% है, हाउसिंग देखिए 10% है, उसका फ्यूल एंड लाइट कितना है 6.84 है, क्लोथिंग और फुटवेयर जो पहनते हैं उसका 6.53 है, पान टोबैको ये सब चीज़ है आप जो देख रहे हैं, है ना, जिसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाते हैं, ठीक है ना, वो आपका 2.38%, मिसलेनियस और भी 28.32%। इसमें देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा अभी तक का नहीं दिया है। देखिए उस समय रिटेल इन्फ्लेशन था, रिटेल इन्फ्लेशन मतलब जो आप फूड और फ्यूल को हटा रहे हैं उसका है। होलसेल प्राइस इंडेक्स देखिए, आगे चले जाइए, इसमें ये पुराना ये ऐड कर दिया है। देखिए WPI, देखिए WPI जो बताए थे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स कितना है 64.97, उसमें देख लीजिए प्राइमरी आर्टिकल्स वही बेसिक, उसको हटा के प्राइमरी आर्टिकल्स देखिए 20 हो गया, फ्यूल एंड पावर देखिए 14.91 है। आगे चले जाइए, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया WPI जो हम बताए हैं उस समय, WPI और अच्छे से देखिए, और अच्छे समझ में आ जाएगा इसमें कि फूड आर्टिकल्स देखो कितना है 15.80 है। उसके बाद जो देखो येलो कलर का सब दिया गया है ना, यहाँ पे एक एक चीज़ दिया गया है, देखिए कोल है, मिनरल ऑयल्स, इलेक्ट्रिसिटी है, फूड प्रोडक्ट्स है, सभी चीज़ दिया गया है बढ़िया से, देख लीजिएगा इसको। तो यदि हम WPI का ये प्राइमरी आर्टिकल्स उस समय बोल रहे थे ना, ये प्राइमरी आर्टिकल समझिए क्या क्या होता है प्राइमरी आर्टिकल्स में, और देखिए नीचे जाके फूड आर्टिकल्स है, फूड आर्टिकल्स में क्या है, सीरियल्स है, पल्सेस है, वेजिटेबल है, मिल्क है, एग्स है, मीट है, फिश है, स्पाइसेस है, टी है, कॉफ़ी है, ये फूड आर्टिकल्स हुआ। प्राइमरी आर्टिकल्स में 3 कैटेगरी वही बता रहे हैं, ठीक है। नॉन फूड आर्टिकल्स क्या हुआ, फाइबर हुआ, ऑयल सीड हुआ, टोबैको हुआ, फडर हुआ, फ्लावर्स हुआ, ये नॉन फूड आर्टिकल्स है। उसका देखिए मिनरल्स भी आपका उसी में आ जाएगा, प्राइमरी आर्टिकल्स में ही आ जाएगा। क्रूड पेट्रोल उस समय था कि नहीं था आपका, प्राइमरी आर्टिकल्स में दिया गया था कि नहीं दिया गया था वहाँ पे, तो वहाँ देखिए वहाँ पे मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, क्रूड ऑयल है, ये आपका एक में आ गया बास्केट प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर। उसका देखिए फ्यूल के अंदर क्या क्या आ रहा है, फ्यूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, कोल, मिनरल्स, LPG, ये सब फ्यूल के अंदर है। मैन्युफैक्चर के अंदर बहुत सारा चीज़ होगा, देख लीजिए वहाँ पे बिवरेज है, टोबैको है, टेक्सटाइल है, वुड है, पेपर है, एक तरफ। दूसरा तरफ देखिए केमिकल्स है, नॉन मेटेलिक, ये भी उसमें भी डाला गया है इसमें, देखो मेटल है, एलो है, बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट है, तो देखिए ऑल टुगेदर देख लीजिए जो दिया गया है उसमें देख लीजिए नीचे, तो प्राइमरी आर्टिकल्स 22.62, देखिए उसमें फूड आर्टिकल्स है, नॉन फूड आर्टिकल्स है, मिनरल्स है, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, सब आ गया प्राइमरी आर्टिकल्स में, समझ गए ना। जिसको 22.6% दिया गया है। फ्यूल एंड पावर को कितना दिया गया है 13% दिया गया वेटेज। फ्यूल एंड पावर में कोल आता है, मिनरल ऑयल्स में देख लीजिए नाफ्ता भी आ रहा है, इसलिए नाफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, मैन्युफैक्चर जो 60.23 दिया उसमें देखिए फूड प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हम बोले थे ना उस समय फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के अंदर डाला गया था, बताया था ना। फूड आर्टिकल्स आपका प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर है कि नहीं है, फूड आर्टिकल्स देखिए प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर जो फूड प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के अंदर है। देखिए बिवरेज है, टोबैको है, टेक्सटाइल है,
अप्रैल से जो कपड़ा वपड़ा बनता है, देखिए लेदर है, उसका रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, पेपर है और भी बहुत सारे केमिकल और सब ये चीज़ तुम्हारा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएगा, समझे। ये WPI है, देखिए CPI, देखिए CPI में भी आपका है, अलग अलग दिया गया है CPI में 2014 के बेस पे, 2019 के बेस पे, देखिए चेंजेस आ गया है। देखो फूड कितना है, 21.1 है, अभी कितना है, उसमें 2014 के हिसाब से कितना था, 21.7 था। और भी देख लो हाउसिंग का देख लीजिए, उस समय 26 था, अभी देखिए 24.8 है। क्लोथिंग का भी देख लीजिए, इस तरह आप कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, समझ गए ना। ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, यानी कि देखिए इसमें बहुत ही ये ट्रेंड चेंज हो गया होगा इसका, समझे। एजुकेशन देख लीजिए 6.6% है आपका 19 के बेस पे, उससे पहले क्या था तुम्हारा 2014 में क्या था, 6.1 था। रिक्रिएशन एंड कल्चर, देखो रिक्रिएशन एंड कल्चर तभी खत्म ही हो गया। टूरिज्म कितना सेक्टर कम हो गया है, देख रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर पूरी तरीके से पिटा कि नहीं पिटा, तो वो आप उसका वेटेज दीजिएगा, 6-7 वेटेज दीजिएगा तो काम नहीं करेगा, उसको कम करना होगा और बाकी का वेटेज बढ़ाना होगा। जैसे अभी डिजिटली जो कनेक्ट होता है उसका वेटेज बढ़ाना पड़ेगा कि डिजिटल सर्विस आदमी लोग कितना यूज़ कर रहा है, तो उसको भी आप लाइए CPI में, समझे ना। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।